डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा एसआईआर है वैध, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बदलने का पूरा अधिकार। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनटीए में सुधार के लिए एचआरडी मंत्रालय से मांगी योजना, जवाबदेही तय किए बिना सुधार नहीं, केंद्र बोला, पीएम मोदी खुद कर रहे निगरानी। सुप्रीम कोर्ट से पहलवान विनेश फोगाट को मिली राहत, एशियन गेम्स ट्रायल में भाग ले सकेंगी। WFI की याचिका पर रोक नहीं, कोर्ट ने डोपिंग टेस्ट चूक पर उठाए सवाल। दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में केंद्र ने हाई कोर्ट में कहा, नोटिस के बाद ही होगी बेदखली कार्रवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लब की याचिकाओं पर समन जारी किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को कानूनी और संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की संवैधानिक जरूरत को आगे बढ़ाता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने जून 2025 में बिहार में शुरू की गई एसआईआर को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है। फैसला सुनाते ही सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जब कानून खुद किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण की इजाजत देता है तो एसआईआर को सिर्फ इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता कि यह वह सामान्य प्रक्रिया से अलग है। एसआईआर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या नियमों की जगह नहीं लेता, बल्कि अनुच्छेद 324 के तहत मिले संवैधानिक दायित्व को पूरा करता है। कोर्ट ने माना कि एसआईआर का मकसद निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। चुनाव सिर्फ मतदान पर नहीं, बल्कि मतदाता सूची की सटीकता और विश्वसनीयता पर टिका है। आयोग ने कहा था कि 40 साल से गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ, बड़ी संख्या में नाम जुड़े हटे, शहरीकरण और पलायन से डुप्लीकेट नाम बने। एसआईआर इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और वोटर रजिस्ट्रेशन नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने इसे खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं से दस्तावेज मांगना नागरिकता की धारणा को खत्म नहीं करता, यह सिर्फ मौजूदा एंट्री की पुष्टि या सुधार का तरीका है। नागरिकता की धारणा बनी रहती है, लेकिन सत्यापन हो सकता है। लाल बाबू हुसैन केस का हवाला भी खारिज हुआ। कोर्ट ने कहा कि वह फैसला सिर्फ प्रक्रियागत निष्पक्षता पर जोर देता है, सत्यापन को नहीं रोकता। नागरिकता की धारणा खंडन योग्य है। कोर्ट ने साफ किया कि मतदाता सूची तैयार करते समय चुनाव आयोग नागरिकता से जुड़े सवाल देख सकता है, लेकिन आयोग का फैसला अंतिम नहीं होगा। इससे सिर्फ वोट देने का अधिकार प्रभावित होगा, नागरिकता खत्म नहीं होगी। नागरिकता तय करना केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी का काम है। अगर आयोग किसी को वोटर लिस्ट में शामिल करने से मना करता है तो उसे उस व्यक्ति का नाम 4 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को भेजना होगा। अंतिम फैसला नागरिकता अधिनियम के तहत ही होगा। तब तक हटाया गया नाम उसी फैसले के अधीन रहेगा। एसआईआर बिहार में पूरी हो चुकी है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल में भी पूरी हो गई है। यूपी, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में चल रही है। कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी, सिर्फ कानूनी सवाल तय करने को कहा था और फैसला 29 जनवरी को सुरक्षित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ जीएसटी मांग को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर लगाए गए दाव की पूरी फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाना संवैधानिक रूप से सही है। जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि यह जीएसटी लेवी संविधान के ढांचे का उल्लंघन नहीं करती। कोर्ट ने माना कि जीएसटी कानून के तहत इस लेवी का वैधानिक आधार है। नियमों का हवाला देकर जीएसटी लेवी को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर सिर्फ मध्यस्थ नहीं बल्कि एक्शनेबल क्लेम के सप्लायर हैं जो जीएसटी के दायरे में आते हैं।
कोर्ट ने CGST नियमों को सही ठहराया, जो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो में लगाए गए पूरे दांव पर GST लगाने का अधिकार देते हैं। फैसले का अहम पहलू ये भी है कि क्या ये गेम सट्टा है या स्किल बेस्ड। कोर्ट ने कहा, अगर अनिश्चित नतीजों पर पैसा लगाया गया है तो स्किल बेस्ड गेम भी GST के लिए सट्टा और जुआ बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के गेम्सक्राफ्ट के पक्ष वाले फैसले को रद्द कर दिया। गेम्सक्राफ्ट को सितंबर 2022 में भेजा 21,000 करोड़ रुपए का GST नोटिस बहाल कर दिया। हालांकि अंतिम फैसला GST अधिकारियों पर छोड़ा गया। अब ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स या कैसीनो ऑपरेटर्स के खिलाफ लंबित नोटिस और कार्यवाही इसी फैसले के आधार पर तय होगी। रियल मनी गेमिंग कंपनियों को नोटिस मिले थे कि दाव या एंट्री फीस की पूरी रकम पर 28% GST लगेगा, न कि सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस या ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर। कंपनियों का कहना था कि GST सिर्फ उनकी कमाई पर लगना चाहिए, न कि पूरे दाव पर। 2023 में GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग की फुल रेस फेस वैल्यू पर 28% GST लगाने का फैसला किया। रेवेन्यू का कहना था कि संशोधन सिर्फ मौजूदा कानून को स्पष्ट करता है। कंपनियों ने कहा कि इसे 1 अक्टूबर 2023 से पहले लागू नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री पर मांग पहले 1.12 लाख करोड़ रुपए की थी, जो अब ब्याज पेनल्टी के साथ 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। गेम्सक्राफ्ट पर 77,000 करोड़ के बेटिंग वॉल्यूम पर 21,000 करोड़ GST मांगा गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रम्मी को स्किल गेम मानकर गेम्सक्राफ्ट के पक्ष में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में उस पर रोक लगा दी थी। दिसंबर 2024 में GST कार्यवाही पर रोक लगी थी, जिसे अब हटा दिया गया है। कोर्ट ने आज माना कि 2023 के संशोधन सिर्फ स्पष्टीकरण थे। यह फैसला रियल मनी गेम्स पर बैन वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG 2026 के हालिया पेपर लीक के बाद दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक व्यक्तियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, नीट के आयोजन को प्रभावित करने वाले मुद्दे बने रहेंगे। कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार के लिए व्यापक योजना मांगी। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अशोक अरादे की बेंच ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को नियमित रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों को पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि जब परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है तो पता नहीं चलता कि किसी विशेष काम के लिए कौन जिम्मेदार है। असली समस्या तब तक नहीं रुकेगी जब तक वास्तविक जवाबदेही नहीं आएगी। सिर्फ यह कहने से नहीं कि अमुक्त व्यक्ति जिम्मेदार होगा। यह तब प्रभावी होगा जब हमें पता हो कि किस व्यक्ति के कंधों पर जिम्मेदारी है। जब तक आप कर्तव्य धारकों की पहचान नहीं करते, यह एक बिखरी हुई जिम्मेदारी रहेगी, बेंच ने कहा। यह टिप्पणी नीट UG 2026 के हालिया पेपर लीक, परीक्षा और रद्द परीक्षा होने के कुछ दिन बाद आई है। घटना को दर्दनाक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि देश को छात्रों और उनके परिवारों को निराश नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत दर्दनाक है। हम अपने छात्रों को निराश नहीं कर सकते। यह केवल छात्र नहीं, परिवार की है। इसमें बहुत भावनाएं, प्यार, समय, सालों की पढ़ाई जुड़ी है। यह हमारे बस से बाहर नहीं है, बेंच ने टिप्पणी की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई कि जिम्मेदारी कहीं तो तय होनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सरकार युवाओं को लेकर चिंतित है, मेहता ने जोड़ा। कोर्ट ने कहा, भारत के ज्यादातर संस्थानों की समस्या तथ्यवाद है। ज्ञान आगे नहीं बढ़ता, यह व्यक्ति नहीं है जिसके पास क्षमता है, यह संस्थान है, बेंच ने कहा। तदनुसार कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बजाय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह बताते हुए हलफनामा दाखिल करें कि वार्षिक परीक्षाएं कैसे कराई जाए और NTA में डोमेन विशेषज्ञों को जोड़कर मानव संसाधन में सुधार कैसे हो। कोर्ट नीट UG 2026 के प्रश्न पत्र लीक के बाद दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को 30 मई से शुरू होने वाले एशियन गेम्स के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अरादे की बेंच ने WFI की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा राहत देने के तरीके पर आपत्ति जताई। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि फोगाट जनवरी में डोपिंग टेस्ट से चूकी थी और ITA ने उनका स्पष्टीकरण नहीं माना।
कोर्ट ने कहा कि वैश्विक नियमों का पालन जरूरी है और शर्तें सभी पर लागू होती हैं। फोगाट की वकील ने इसे मातृत्व से जोड़ा, लेकिन बेंच ने कहा कि वह इस तर्क को स्वीकार नहीं करती। फिर भी ट्रायल नजदीक होने के कारण कोर्ट ने फोगाट को भाग लेने का निर्देश दिया और कहा, हम रोक नहीं रहे, आप जाकर भाग लें। WFI की याचिका पर फोगाट को नोटिस जारी कर मुद्दों की जांच बाद में होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मई को फोगाट को ट्रायल में अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों में ट्रॉमा केयर को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार माना है। जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस अतुल S चंदुरकर की बेंच ने सेव लाइफ फाउंडेशन की याचिका पर यह ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि लोग रिएक्टिव पैरालिसिस यानी कानूनी झंझट के डर से 100 में से 108 पर फोन नहीं करते। इसे खत्म करने के लिए बॉटम अप सिस्टम अपनाने को कहा ताकि पहला गवाह बिना डरे मदद कर सके। 9 प्रमुख अंतरिम निर्देश, 112 इंटीग्रेशन, सभी इमरजेंसी नंबर 100, 101, 102, 108, 1033, 1091 3 महीने में 112 से जुड़ेंगे। गुड सैमरिटेशन सुरक्षा, हर राज्य जिले में शिकायत निवारण सिस्टम, नोडल अफसर और मासिक बैठक होगी। नेशनल प्रोटोकॉल, केंद्र 3 महीने में मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल बनाएगा, राज्य 3 महीने में लागू करेंगे। एम्बुलेंस में GPS, सभी रजिस्टर्ड एम्बुलेंस में AIS 125, GPS VLTD अनिवार्य। 112 से रियल टाइम कनेक्ट होगी, हर 3 महीने ऑडिट। EMT ट्रेनिंग, राज्य 3 महीने में NCAHP के EMT कोर्स को अपनाएंगे। ट्रॉमा रजिस्ट्री, केंद्र 8 हफ्ते में फॉर्मेट देगा, राज्य 4 महीने में अस्पतालों को जोड़ेंगे। अस्पताल ग्रेडिंग, NH के साथ स्टेट हाईवे, जिला रोड के अस्पताल भी 3 महीने में ग्रेड होंगे। PM राहत, कैशलेस उपचार योजना 8 हफ्ते में पूरी तरह चालू होगी, पालन न करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन होगा। जन जागरूकता, बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में महिला वकीलों की पुलिस थानों में सुरक्षा के लिए देशव्यापी गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट गीता जैन अग्रवाल ने यह याचिका दायर की, जिसमें केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया कि महिला वकीलों को मुवक्किलों के लिए रात में थानों में जाना पड़ता है, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। इससे वे उत्पीड़न, धमकी और दुर्व्यवहार के जोखिम में रहती हैं। कर्नाटक, गुरुग्राम और नोएडा में महिला वकीलों के साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न की घटनाओं का हवाला दिया गया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में राष्ट्रीय नीति, पुलिस वकील बातचीत के लिए SOP, स्वतंत्र शिकायत तंत्र, CCTV रिकॉर्डिंग, रात में महिला पुलिस की मौजूदगी, अलग इंटरैक्शन रूम, पैनिक अलर्ट सिस्टम और लैंगिक संवेदीकरण की मांग की गई। विशाखा केस का हवाला देकर कानूनी शून्यता खत्म करने की अपील की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर समन जारी किया। याचिकाओं में केंद्र सरकार के 22 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें क्लब को 5 जून तक लुटियंस दिल्ली की 27.3 एकड़ जमीन खाली करने को कहा गया है। हालांकि जस्टिस अवनीश झिंगन ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा कि कोई भी बेदखली की कार्यवाही उचित नोटिस के बाद ही होगी। कोर्ट ने कहा, फिलहाल यह मुद्दा समय से पहले और अनुमान पर आधारित है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली अधिनियम के तहत कार्यवाही हुई हो। जरूरत पड़ी तो वादी कानून के मुताबिक उपाय कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SG के बयान के बाद अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। SG का बयान था कि बेदखली अगर होगी तो पूर्व नोटिस के बाद ही होगी। कोर्ट 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, एक सदस्य विजय खुराना की और दूसरी स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल क्लब की अंतिम निर्वाचित कमेटी की ओर से पेश हुए और अपनी याचिका भी साथ सुनने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, क्लॉज 4 के तहत हम लीज खत्म कर सकते हैं। इसमें कई कदम हैं। एक परमाणु मुआवजा है जो पैसा या वैकल्पिक जमीन हो सकता है। हम कानून के मुताबिक ही काम करेंगे, हम ऐसे ही खाली नहीं कराएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि 5 जून को कब्जा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से ही होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एनसीएलटी ने 15 सदस्यीय पुरानी कमेटी को हटा दिया। अब 15 नामित सदस्य क्लब चला रहे हैं। उन्होंने नोटिस पर रोक की मांग की और कहा कि कानून के मुताबिक कहने से सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इस मामले में कोई मुआवजा भी नहीं है। सिब्बल ने तर्क दिया कि आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। क्लॉज 4 सरकार का था, अब संविधान लागू होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता। अनाधिकृत व्यक्ति को भी नोटिस देकर हटाया जाता है, जबकि यहाँ अनाधिकृत को बिना नोटिस हटाने की बात है। उन्होंने कहा सार्वजनिक उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि सरकार बिना मुकदमा दायर किए पुनः प्रवेश का अधिकार नहीं ले सकती। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार के नामित सदस्य केंद्र के साथ मिलकर क्लब का कब्जा सौंप सकते हैं। एसजी ने बताया कि जिमखाना प्रबंध समिति ने खुद ही केंद्र के आदेश का विरोध किया है। बेदखली पुलिस बल से नहीं, सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से होगी। 1928 में क्लब को जमीन परपेचुअल लीज पर दी गई थी। क्लॉज 4 के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार कब्जा वापस ले सकती है। 2022 में केंद्र ने एनसीएलटी में लीज शर्तों के उल्लंघन का मामला दायर किया है। एनसीएलटी ने केंद्र के 15 नामित सदस्यों को क्लब चलाने का आदेश दिया, जिसे एनसीएलटी ने बरकरार रखा। खुराना ने याचिका में लीज खत्म करने के आदेश को अवैध बताया और 2 सफदरगंज रोड स्थित 27.3 एकड़ परिसर से जबरन बेदखली पर रोक मांगी है। 22 मई को भूमि एवं विकास कार्यालय ने क्लब को खाली करने का निर्देश दिया था। सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास और अन्य उच्च सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास की जमीन रक्षा ढांचे, शासन सुविधाओं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चाहिए। खुराना का तर्क है कि नोटिस अस्पष्ट दावों पर आधारित है, मुआवजा नहीं दिया गया और यह संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है, क्योंकि परपेचुअल लीज में संपत्ति अधिकार मिलते हैं जिन्हें बिना अधिग्रहण प्रक्रिया और मुआवजे के नहीं लिया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके की याचिका पर केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। दीपिके ने सीजेपी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने के सरकारी आदेश को चुनौती दी है। हालांकि जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार गौरव ने अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसी राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि मामला दूरगामी प्रभाव वाला है। आपकी दलीलें में कुछ भी दम हो सकता है, लेकिन इन पर समग्र रूप से विचार करना होगा। दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही विचार होगा। इसमें दूरगामी मुद्दे और व्यापक असर है, जज ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि वह देखेगा कि क्या एक्स को ब्लॉकिंग आदेश रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र के विस्तृत जवाब के बाद ही। आज से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करें, बेंच ने आदेश दिया और मामले को 6 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस बीच कोर्ट ने ब्लॉकिंग आदेश की समीक्षा का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने बताया कि नियमों के तहत समीक्षा समिति को हर 2 महीने में बैठक करनी होती है और वह ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलुओं की जांच कर सकती है। निर्देश दिया कि समीक्षा समिति इन सभी पहलुओं की जांच करे, फैसला रिकॉर्ड पर रखा जाए, बेंच ने कहा। कोर्ट ने नोट किया कि दीपिके भारत में नहीं है, इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समिति के सामने पेश होने का अनुरोध कर सकते हैं। इस पहलू की जांच समीक्षा समिति कर सकती है, कोर्ट ने जोड़ा। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने याचिका लंबित रहने तक अकाउंट बहाल करने की मांग की, लेकिन बेंच ने कहा कि दूसरा पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दे सकते। सिब्बल ने कहा कि सीजेपी शुद्ध व्यंग है और याचिका लंबित रहने तक कुछ ट्वीट ब्लॉक रह सकते हैं, पूरे अकाउंट नहीं, संतुलन जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में कानून अभी शुरुआती दौर में है, नोटिस जारी करेंगे, उन्हें आने दें, बेंच ने कहा। कोर्ट ने यह भी बताया कि पेज ब्लॉक करने की वजह साफ नहीं है। मैंने पेज देखा, एक्स का आपको भेजा पत्र देखा, उसमें कुछ भी नहीं है। ब्लॉकिंग आदेश ना आपने देखा ना मैंने, बेंच ने कहा। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में अंतरिम राहत दी गई है वे अलग थे। कोर्ट ने जवाब दिया कि आदेश से पहले सरकार को सुना जाएगा। आज हमें ब्लॉकिंग आदेश देखने में दिलचस्पी नहीं है, जरूरत पड़ी तो पूरा रिकॉर्ड मंगवाएंगे। दीपिके ने सरकार के ब्लॉकिंग आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर हैंडल बैन किया गया था। याचिका वकील नकुल गांधी के जरिए दाखिल की गई। केंद्र सरकार ने आईबी से मिले इनपुट के बाद सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं जताई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा
69A के तहत एक्स से अकाउंट रोकने को कहा था। कॉकरोच जनता पार्टी इस महीने की शुरुआत में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन के रूप में उभरी, जिसे सोशल मीडिया खासकर युवाओं के बीच खूब लोकप्रियता मिली। एक्स पर लाखों और इंस्टाग्राम पर 2.2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। ये आंदोलन 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जन्मा, जब सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने बेरोजगार युवा वकीलों के प्रैक्टिस छोड़कर सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म की ओर पर चिंता जताई। तो फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।